जजेस के बारे में ये कहा कि हम जजेस के लिए और इनके ख़ानदान के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। ये इस किस्म की इनके रवैये हैं। तो आप जिसको मर्ज़ी लगा दें, यहाँ पर अजमत शेख सईद साहब को, मोज़ेज़ साहब को मोज़ेज़ जस्टिस रिटायर्ड को छोड़कर आप कोई फरिश्ता भी लगा दें तो उसके ऊपर भी इनको एतराज़ आ जाएगा, जब तक इनको यकीन ना हो कि कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम जैसा बंदा आके यहाँ पर बैठ गया है। ये चाहते हैं कि टेलीफोन के ऊपर ब्राडशीट का फैसला लें, लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म है। इमरान खान आपको NRO नहीं देगा। और साबित हो गया कि शहबाज शरीफ किस तरह सेटलमेंट करके गए। 7.3 मिलियन यानी 73 लाख डॉलर नैब को अदा करके जाते हैं। और वो इफ्तिखार चौधरी जो राना सनाउल्लाह का कज़न है, सबको पता है कि वो किस तरह इनके लिए केसेस को मैनेज करता था। राना सनाउल्लाह के ज़रिए ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। फैसलाबाद में खड़े हैं, फैसलाबाद के लोगों को इस बात का बखूबी पता है कि उसने कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा नैब को कि अभी पैसे दो, नए आर्डर की ज़रूरत नहीं है, मेरे आर्डर के ऊपर शहबाज शरीफ को पैसे वापस करो। ये सब लोग NRO के अंदर मुलव्वस हैं। इन्होंने कौम का नुकसान किया है, कौम की जग हंसाई का ये साबित हुए हैं। तो लिहाजा इनकी तहकीकात होंगी और तहकीकात के अंदर जो है वो हक़ाइक़ सामने लेकर आए जाएंगे। फिर मैं इनको चैलेंज करने लगा हूँ, मरियम सफदर को, बिलावल को, फजलुर रहमान को, कि अपनी रसीदें लेकर आएँ और आके बताएं कि इनके खातों के अंदर पैसा कैसे आया है। जैसे हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है, 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, और जब वो रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंटों के साथ रिकनसाइल हो गया तो अकबर एस बाबर, जो कि इनकी कठपुतली बनी हुई है, अकबर एस बाबर जो नून लीग की फंडिंग के ऊपर अपने मामलात चला रहा है, जिसका गठजोड़ है नून लीग के साथ, वो दुम दबाकर स्क्रूटनी कमेटी से भाग गया। भगोड़े, तुम्हें 80 हेयरिंग्स के बाद पता चला कि स्क्रूटनी कमेटी काम ठीक नहीं कर रही। जब स्क्रूटनी कमेटी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपके एतराज़ात के ऊपर 80 हेयरिंग्स में उसने बैंकों को भी खतूत लिखे, बैंकों से जो रिकॉर्ड आया वो आपको भी दिखाया, आपने एतराज़ात भी उसके ऊपर उठाए, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जिसको PTI ने डिसिप्लिनरी कार्रवाई के ऊपर पार्टी से निकाला हुआ था, वो शख्स जो है झूठा साबित हुआ और दुम दबाकर जो है वो भाग गया। अब इलेक्शन कमीशन के पास मामला है, इलेक्शन कमीशन इसका जल्द से जल्द फैसला करे और ये जो झूठा सियासी बयानियाँ बनाना चाहते हैं, इनके ऊपर सर्टिफाइड झूठे की जो है वो मोहर लग गई। अच्छा, बिलावल ने कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। एक जाने ब्रॉडशीट का मामला चल रहा है, दूसरी जाने फॉरेन फंडिंग का मामला चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद अगर पीपल्स पार्टी लेकर आती है तो नेक्स्ट फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद लाने वालों के ऊपर खुद अदम एतमाद हुई है। देखें ना, PDM बनी, PDM खुद एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद करके बैठी हुई है। आप देखें कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि लाड़काना में DC लगा दो, उनका DC नहीं लगा, वो अपनी कमाई के चक्कर में थे। फजलुर रहमान साहब आजकल बहुत बड़े बेरोज़गार हैं, आपको पता है। उन्होंने अपना भाई भी लगवाया, कराची के अंदर DC लगवाया, और हमें पता है कि कितनी मिन्नत समाजत और कितनी लड़ाई झगड़े के बाद, तरले मिन्नतों के बाद लगा। उनको ये था कि चलो भाई लग जाएगा तो वो कमाई शुरू कर देगा, लेकिन वहाँ से भी इनकी कमाई बंद हो गई, उसको भी वापस जाना पड़ गया। वो लाड़काना नहीं गए, बिलावल इलेक्शन कमीशन में नहीं आए, बन्नू नहीं गए, मरियम मालाकंड नहीं गई। तो ये खुद एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद किए हुए हैं, और मुझे लगता है कि इनको चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद वाली बात भूल गई है। इन्होंने तो कई बार कोशिश की कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, फैटफ के बिल के अंदर अपने इनके अराकीन मौजूद नहीं थे, इनके अराकीन ने इनके ऊपर अदम एतमाद की हुई है। और अवाम का जो एतमाद है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है, और इंशाल्लाह इन चोरों को, चक्कों को, लुटेरों को इंशाल्लाह हम पैसा भी निकलवाएंगे और जेलों की सलाखों में भी ये जाएंगे। ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट मामले में जो नाअहली हुई है, अरबों का नुकसान हुआ, उसमें फौज के जनरल मुलव्वस है। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो खुद ये गवर्नमेंट करेगी? देखें, हमने तमाम जो 200 लोगों का जिनका नाम लिस्ट के अंदर आया है, ये तहकीकाती कमेटी बनाई ही इस वजह से गई है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो मुलजिम नंबर 1 है वो नवाज शरीफ है, जो NRO का बेनिफिशरी है। शहबाज शरीफ है, जो NRO का बेनिफिशरी है। आसिफ अली जरदारी है, जो NRO का बेनिफिशरी है, जिसके वज़ीर कानून फारूक H नाइक ने एक गलत पेमेंट की, उसके बाद इन्होंने केस ठीक तरीके से नहीं लड़ा। मुस्लिम लीग नवाज़ है,
आप देखें कि पनामा केस का जब चल रहा था उसी वक्त इसका फैसला आया। ये इतने शातिर लोग हैं कि इन्होंने मीडिया को भी उसकी हवा नहीं लगने दी, पता नहीं चलने दिया कि बैरूने मुल्क आर्बिट्रेशन का फैसला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आया हुआ है। ये इस तरीके से जो है वो कौम का नुकसान करते रहे। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी सौंपी है इसके बारे में कार्रवाई करें। इसी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रोकने के लिए 6 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है ना वो अप्रोच किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की जो है ना अकाउंट्स को चेक कर सके। तो अभी ओपन हियरिंग का जो किया जा रहा है तो इतना तजाद क्यों आया? देखें, बात यह है कि हमने कभी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रुकवाने की बात नहीं की। हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि जब कोई पटिशन लेकर आता है तो सबसे पहले वो देखा जाता है कि उस पटिशन की मेंटेनेबिलिटी भी है, ये सुनी भी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती। जब से इलेक्शन कमीशन ने 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनाई, हम स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं। और उससे पहले आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है सब लोगों के लिए, जो ये बात 6 साल की जाती है, 2016 में तो हनीफ अब्बासी अकबर असबाबर की इसी पटिशन को लेकर चले गए थे। 1.5 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चलता रहा। जब फैसला आया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने आगे पेशरफ्त की और स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। और जो ये सोच रहे थे कि पार्टी को डिस्क्वालीफाई कराएंगे, पार्टी को बैन लगवाएंगे, इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कानून पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, आइन का आर्टिकल 17(2) पढ़ लें, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 15 पढ़ लें। वो ये कहती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी है जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो वफाकी हुकूमत डिक्लेरेशन जारी करती है, 14 रोज़ के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट भेजती है। अगर इनको इतना ही यकीन था, ये भी मेरा सवाल मरियम से पूछ लें, इतना ही यकीन था इनको कि फिर ये 2014 से 2018 तक हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की थी, वफाकी हुकूमत इनकी थी, ये रेफरेंस बनाते, सुप्रीम कोर्ट को भेजते। इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल 6 पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2000 का आर्टिकल 6(3) की शिक के तहत ममनुआ फंडिंग का केस को सुन रहा है और उसका इनको भी सामना है, इन्होंने भी जवाब देना है। सर, जैसे मरियम नवाज साहिबा नाम लेती हैं इस्राइल और भारत का, तो क्या आपके पास कोई नाम है जो आप अपोजिशन पार्टी के? आए ऐसी सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। जब भारत का नाम लेते हैं तो उस वक्त अंकल मोदी को भूल जाते हैं, जिस अंकल को ट्वीटें कर कर के शुक्रिया अदा करती थी कि ये शालें आई हैं, जिस अंकल को अपने घर की शादी पे 100 लोगों को बगैर वीज़े से बुलाती थी, वो अंकल मोदी की जब भारत या बीजेपी की बात करती हैं तो अंकल मोदी के हलफनामे के ऊपर नवाज शरीफ गए थे। मरियम बीबी के जो अंकल मोदी हैं उनके हलफनामे पे नवाज शरीफ गए, हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिले थे। वही अंकल मोदी रायवंडा गए थे, वहाँ पर कोई स्टेट ऑफिस का बंदा नहीं था, वहाँ पर पता नहीं क्या बातचीत हुई, किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं की। इसी तरीके से रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ देख लें। और एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो इनसे को पूछता नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान तालिबान है, दूसरी तरफ कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, एक तरफ कहते हैं इमरान खान फैशिस्ट है, एक तरफ कहते हैं ये कठपुतली है, या फैशिस्ट हो सकता है या कठपुतली हो सकता है। एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान को सेलेक्टर्स लेकर आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इमरान खान जो है वो दुश्मन मुल्कों से फंड ले रहा है। और भाई आपका बयानिया क्या है, आप फैसला कर लें। क्या जो है मुल्क दुश्मनों का एजेंडा यही है ना, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना ताकि मुल्क कमज़ोर हो। तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, दूसरी तरफ जो है वो बैरूनी कुव्वतों का मोहरा है। तो आपका बयानिया क्या है? आप खुद कंफ्यूज हैं, खुद तजाद है आपकी बातों के अंदर। बहुत शुक्रिया।